आज हम करेंगे क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस आपको जैसे कि पता है कि जब हम संविधान करते हैं या इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी पीसीएस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है? तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ही यूएन भी आता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो इनके साथ एसोसिएट हो रखी है यूएन या यूएन के जितने भी अंग हैं उनके साथ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी संस्थाएँ और निकाय भी है जो मानवाधिकारों और उनको राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यानी कि जितने भी संबंधित संगठन हैं यूएन के पास या यूएन के साथ वो भी हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? तो मेन-मेन पॉइंट्स जो यूएन के हैं वो आज इस क्लास में हो जाएँगे। इस क्लास में ज़्यादातर आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ फैक्ट्स मिलेंगे ज़्यादातर और इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊँगी, ठीक है? कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है जितने भी यूएन के पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है? तो इसकी यूएन एक बॉडी है, उसके जो पार्ट्स हैं वो 6 हैं, तो 6 के बारे में एक-एक करके हम अगली क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है? तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही संयुक्त राष्ट्र संघ से। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसा कि आपको पता है, एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, ज़्यादातर देश जो हैं, वो यहाँ के यानी कि यूएन के सदस्य देश हैं, ठीक है? सदस्य देश हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी देश चाहते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जो पूरे विश्व को या विश्व के देश को या विश्व में जो भी अशांति भंग हो रखी है उसको टैकल करने के लिए एक विशेष शक्ति के साथ अ, सबको संभाल ले, ठीक है? यानी कि जो बड़े और छोटे सभी के लिए एक मुखिया होना ज़रूरी है। जैसे एक घर में होता है कि घर में अलग-अलग प्रकार के सदस्य जन होते हैं, कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई एडल्ट होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई कमाने वाले होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, सबकी चॉइसेस अलग हो सकती है, सबके काम अलग-अलग हो सकते हैं, पर फिर भी वो एक फैमिली को एक तरह से एक फैमिली बनाते हैं ना, तो एक फैमिली इम्पोर्टेंट हो जाती है उस वक़्त। तो एक फैमिली को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक हेड होता है उस फैमिली का। तो इसी तरह से जो पूरा विश्व है, विश्व के जितने भी देश हैं, उनको अच्छे से चलाने के लिए पूरे विश्व को जो कि यूएन ऐसा काम करता है, ठीक है? इन पूरे सभी विश्व को अच्छे से चलाने के लिए, सँभालने के लिए। तो इसीलिए ये इसका निर्माण भी हुआ था, इस संगठन का और ये संगठित भी हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का नाम आपने सुना होगा, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है? तो वो भी इसी संदर्भ में ही बनाया गया था, पर वो फेल हो गया था। बहुत सारे रीज़न्स थे इसके पीछे। बट यूएन जो है अभी तक भी अ, बेशक ये सभी चीज़ों में अच्छे से पास नहीं हुआ है या अच्छे से इसने हैंडल ना किया हो, लेकिन ये फेल भी नहीं हुआ पूरी तरह से। कुछ चीज़ों में फेल हुआ है लेकिन पूरी तरह से फेल नहीं है। इसको अगर कुछ और शक्तियाँ दे दी जाए, इसके आधारभूत संरचनाओं में कुछ चेंजेस कर लिए जाए, सुधार कर लिए जाए, इम्प्रूवमेंट्स हो जाए या संशोधन हो जाए इसके चार्टर में और उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेव करे और जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं, वो भी इसको चलाने में या चलने में अपना सहयोग दें, तो ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है? तो चलिए ये तो सारी चीज़ें थी ऊपरी। अब हम करेंगे जो फैक्ट्स है इससे रिलेटेड उसकी बात करते हैं, ठीक है? देखिए ये एक अंतर सरकारी संगठन है और ये बनाया किस लिए गया था? इसके कुछ प्रोमिनेंट उद्देश्य थे। वो थे शांति व सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी जितने भी देश थे उन सबके बीच में सहयोग की भावना उत्पन्न करना या नहीं है तो उत्पन्न करना, अगर है तो उनके सहयोग से पूरे विश्व को लाभ पहुँचाना और बाकी के देशों तक इस लाभ को, इस सहयोग से प्राप्त होने वाले लाभ को पहुँचाना, ठीक है? जिससे कि सब शांतिपूर्ण रहे और सबको सुरक्षित महसूस हो पूरे विश्व में, ठीक है? तो ये उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का। अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है? देखिए, जब कोई भी संगठन बनता है, तो उसका चार्टर भी बनता है ना? जैसे हमारा जब देश बना, इंडिया बना, जब हम आज़ाद हुए, तो हमारा एक संविधान बना, जिसमें कि सारे के सारे रूल्स मेंशन है आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है? हमें पता है कि हमें किस दिशा में और कैसे और कब तक पहुँच जाना है। तो वो सारा जो रूट है, वो हमें संविधान से प्राप्त होता है। उसी तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक चार्टर होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके कार्य निर्धारण के लिए कि किस संस्था को कौन-सा कार्य सौंपा जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी संस्थाएँ होती हैं इसकी, बहुत सारे अंग होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, तो उन सब का निर्धारण, उनकी कार्यप्रणाली का, उनका प्रोसेस का, प्रोसीजर्स का, सबका निर्धारण चार्टर के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी इसी चीज़ को अपने अंदर संजोए हुए है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंदर 19 अध्याय हैं
और 111 अनुच्छेद। ठीक है, ये मोटा-मोटी तो यही है फैक्ट्स, ठीक है। वैसे ये जो 19 अध्याय है, इनको भी पढ़ना कई बार आ जाते हैं क्वेश्चंस, यूपीएससी में स्पेशली आते हैं। यूपीएससी और आजकल कुछ पीसीएस में भी आने लगे हैं। तो 19 अध्याय के बारे में भी हम जब इस क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करेंगे, तो मैं ये बता दूँगी कि कौन से अध्याय में क्या मेंशन है। अभी आप ये याद रख लीजिए कि 19 अध्याय है जिसमें कि 111 अनुच्छेद। जैसे देखिए हमारे देश में कितने भाग हैं? हमारे 22 भाग है ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और अनुच्छेद कितने हैं? 395 है ना? तो इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है, ठीक है? तो आप इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें 2 भाग हैं मेनली, यानी कि 2 चीज़ों को कैटर करता है। फ़ोकस जो है संयुक्त राष्ट्र के बनने के पीछे, वो 2 कारण रहे हैं। एक मानवाधिकार, भाई सीधी-सी बात है, जो पृथ्वी है या जितने भी देश हैं, वो मानवों से निर्मित है, तो उनके अधिकार बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि सभी देशों को सुरक्षित महसूस कराया जाए, शांति स्थापित की जाए पूरे विश्व में। तो ये दोनों ध्येय लिए हुए ही यूएन का निर्माण किया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं उद्देश्य। वैसे तो मेन उद्देश्य तो वही है मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम इसको क्रक्स में रखकर और कुछ पॉइंट्स जोड़ना चाहें तो ये जोड़े जा सकते हैं। यानी कि जब आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा या ऑब्जेक्टिव भी होगा तो ये अगर स्टेटमेंट्स आपको दिखाई देती है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर या उद्देश्य के ही हिस्से हैं, ठीक है? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, ठीक है? ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स है बट तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, ठीक है? मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, यानी कि सभी देशों के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्टेट्स डेवलप करना, ठीक है? तो ये सब करने के लिए बहुत सारी संस्थाएँ काम करती है यूएन की। आगे हम वो भी पढ़ेंगे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, ठीक है? भई कोई भी जो देश है या तो आर्थिक अवस्था होती है, किसी भी देश की सामाजिक होती है, फिर सांस्कृतिक होती है और मानवीय समस्याएँ होती हैं, है ना? कोई देश हो सकता है अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है यानी कि विकसित है या अल्प विकसित है या विकासशील देश है, आर्थिक व्यवस्था के तौर पर देखेंगे तो। फिर सामाजिक व्यवस्था के तौर पर कि वो भई किस तरह के ट्राइबल एरिया ज़्यादा है वहाँ पर या वहाँ का जो समाज है वो दकियानुसी है, ऑर्थोडॉक्स है, पुराना है या मॉडर्न टाइप का है तो वहाँ से देखेंगे। सांस्कृतिक रूप में अगर देखा जाए तो कि वहाँ की संस्कृति कितनी रिच है, वो कितने विभिन्नीकरण के साथ कितना विभेदीकरण है उस देश के अंदर, कितनी संस्कृतियाँ एक साथ गुज़र-बसर कर रही है, तो उस लेवल पर देखा जाएगा। उसके अलावा मानवीय समस्याएँ तो सभी देशों की सिमिलर ही है ना? तो उनके समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना इसका एक उद्देश्य है, ठीक है? इसके अलावा राष्ट्रों के कार्य में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना। इसका एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि आजकल जो प्रॉब्लम है वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है? अब सभी देशों की ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ देश इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कुछ इसके फ़ेवर में काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने सुना होगा कि ट्रम्प ने रिसेंटली अपने जो पिछला जो इसका इनका टेन्योर था उसमें इससे क्विट कर लिया था, ठीक है? उन्होंने कहा कि हम नहीं इसका पार्ट बनते हैं, ये सब बकवास चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन जब बाइडेन आए तो इन्होंने फिर दोबारा से जॉइन कर लिया, ठीक है? इसका मतलब है कि एक केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए सामंजस्य की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? तो सामंजस्य सभी देशों का सामंजस्य क्योंकि जो क्लाइमेट है या जो ओज़ोन परत है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ करोगे तो आपके देश के ऊपर मान लो यहाँ पर CO2 ज़्यादा इमर्ज हो रहा है यूएस में, ठीक है? तो यूएस के ऊपर ही जो देश है यूएस का उसी का जो एनवायरनमेंट है या उसी का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वही डैमेज होगा। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। भई आप CO2 भी इमर्ज कर रहे हो, उसके बाद भी सिर्फ़ आपका जो क्षेत्र है वही डेंजर में नहीं है, बल्कि इसका जो असर है वो बाकी के देशों पर यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी पड़ेगा, एशियन पर भी पड़ेगा, ठीक है? तो इसका और इसके अलावा ओशियन्स पर भी पड़ेगा, ठीक है? तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि सभी देशों पर इसका असर है, तो इसलिए सबको काम करना इम्पोर्टेंट है उस संदर्भ में, उस तरफ, ठीक है? तो इसलिए सामंजस्य बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो उस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए यूएन एक अच्छी और एक बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है? उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कैसे हुआ? भई अभी तक तो हमने ये देखा कि उसके उद्देश्य क्या थे, यूएन कब बना और क्यों बना ये हमने अभी देखा, ठीक है? अभी हम देखेंगे कि जो यूएन है वो बनने के पीछे रीज़न्स भी क्या थे और किस तरह की घटनाएँ हुई कि वो इमर्ज हुआ। तो अभी हमने जब शुरू में बात की थी लीग ऑफ नेशन की, यानी कि राष्ट्र संघ। इसका नाम है राष्ट्र संघ हिंदी में, ठीक है? तो राष्ट्र संघ 1920 में बना था। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो कब स्थापित हुआ था? वो हुआ था नाइन स्थापित कह रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? 1914 से 18 के बीच में, ठीक है? फिर यहाँ पे बहुत डैमेज हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इस डैमेज को अ, कि
इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या हुआ? संधियाँ, हालाँकि जो संधियाँ हुई या जो संधि हुई मेन, वो हुई पेरिस में हुई, वर्साई की संधि हुई एक, ठीक है? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वर्साई में संधि हुई, जिसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए कि आगे आने वाले समय में अ, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो कम से कम। लेकिन कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये संधि हुई, उसी में बीज बो दिए गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के। इस तरह की कंडीशंस लगा दी गई, जो अपोजिशन के नेशंस थे, ठीक है? जो जीत गए, उन्होंने जो हारे हुए देश हैं, उनके ऊपर इस तरह की कंडीशंस लाद दी गई, जिससे कि उनके मन में खटास पड़ गई आपस के लिए, जिससे नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की वो तैयारी करने लग गए, ठीक है? तो चलिए ये कहानी बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि 14 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया 1920 में, जो कि 10 जनवरी 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी पेरिस शांति सम्मेलन में, जो कि वर्साई की संधि के जस्ट बाद ही हुआ था, ठीक है? उसके बाद 1941 में, अब देखिए आप जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो हुआ 1939 से 45। अब 39 में हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जा चुके थे। फिर 1941 में पहले से ही ये एक तरह से कि भी भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा से ना आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, अब सेकंड भी हो गया। तो उसके लिए 26 देशों के प्रतिनिधियों ने अटलांटिक चार्टर पर साइन किए कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे हम और भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए जब युद्ध ये वाला समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करेंगे। तो उसका जो आह्वान था, वो कब किया गया? 1941 में अटलांटिक चार्टर पर साइन करके। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरह से जो नींव रखी गई यूएन की, वो अटलांटिक चार्टर के थ्रू रखी गई। ठीक है? और हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका जो निर्माण किया गया, यानी कि जो निर्मित जो दिन है या यूएन डे भी कहते हैं जिसको, वो कहते हैं 24 अक्टूबर, ठीक है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन या कहे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अस्तित्व में आया। और इस पर जब ये अस्तित्व में आया, उससे पहले ये बेसिकली जून में 51 देश, जून 1945 में 51 देशों ने हस्ताक्षर किया, ठीक है? इसमें सबसे लास्ट वाला जो 51वां देश था वो था पोलैंड, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। हमारे देश ने, भारत ने भी संस्थापक देश के रूप में ही भूमिका निभाई, यानी कि जो बिल्कुल इनिशियल देश थे 51, उसी में भारत भी शामिल था, जिसने कि 30 अक्टूबर 1945 को इस पे हस्ताक्षर किए। अब आप कहोगे 1945 में तो हम फ्री भी नहीं थे। भई बेशक फ्री नहीं थे, लेकिन जो डोमिनियन स्टेट के रूप में हम किसके अंडर काम कर रहे थे? यूके के। तो यूके हमें, वो यूके ये नहीं कहता था कि इंडिया पार्ट है मेरा, तो इसका मतलब इंडिया नहीं है, वो यूके है। नहीं, इंडिया को इंडिया की तरह ही ट्रीट करता था बाहर, ठीक है? क्योंकि विदेशी जितने भी मामले थे, वो यूके इंडिया को इंडिया की तरह या इंडिया के नाम से ही बाहर लेकर जाते थे, ठीक है? तो भारत जो है वो भी उसका पार्ट बना। अब बात आती है 1946 की। 1946 में यूएन की पहली बैठक हुई, जो कि जनवरी 1946 में हुई थी, लंदन में हुई, और यहाँ पर यूएन महासभा की बैठक है बेसिकली। सिर्फ यूएन की नहीं है ये, यूएन मतलब यूएन तो पूरा हो गया ना, इसमें सारे इसके 6 के 6 क्या हो गए? अंग हो गए। लेकिन 6 अंगों की नहीं, बल्कि महासभा जो है उस की पहली बैठक हुई थी यहाँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, महासभा इम्पोर्टेंट पार्ट है यूएन का। तो महासभा की पहली बैठक हुई जनवरी 1946। तो वेरी फर्स्ट जो मीटिंग थी किसी भी अंग की यूएन की, वो यही थी, जो कि जनवरी 1946 में लंदन में हुई थी, ठीक है? 1947 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई, ये भी आपको पता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ जो है वो बताना चाहिए था मुझे यहाँ पे, इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, यूएन का, वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन। तो जो यूएन का हेडक्वार्टर है, वो है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है? तो हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज़ इन न्यूयॉर्क, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1947 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको पता ही है, ठीक है? 9 साल के लिए यहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो 9 साल होता है। तो दलजीत भंडारी जो भारत के न्यायाधीश हैं, ये यहाँ पर कार्यरत है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके? उसके बाद 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, जो कि 10 दिसंबर 1948 को की गई। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इसी दिन सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, यानी कि सभी देशों के अंदर ये घोषणा की गई कि कम से कम जो इस चार्टर के अंदर जो भी बातें थी कि उन सबको लागू किया जाए उनके सदस्य देशों में, ठीक है? वर्तमान में यूएन के जो देश हैं वो है 193, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके ढांचे की, या ये यानी इसकी संरचना स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी हमने बात की ही है, पहले भी डिस्कस की है कि 6 अंग हैं, जो प्रमुख अंग हैं, वो 6 हैं। सबसे बड़ा जो अंग है वो यूएन महासभा है, ठीक है? यहाँ पर सभी देशों के प्रतिनिधि है, सभी जितने भी सदस्य देश हैं, उन सबके प्रतिनिधि है, और अभी फिलहाल 193 देश हमारे वर्ल्ड जो यूएन है, उसके सदस्य देश हैं, ठीक है? यूएन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 10 स्थायी और 5 अस्थायी, सॉरी 5 स्थायी
10 अस्थाई, ठीक है? ये अस्थाई 10 और 5 जो है स्थाई, ठीक है? अब इसके बारे में भी हम जब सुरक्षा परिषद पूरा पढ़ेंगे ना, इसकी सारी चीज़ें मैं करा दूँगी। महासभा से रिलेटेड भी कि किस तरह से वर्क कल्चर है, क्या काम करता है, किस तरह से ये जो डिसीजंस हैं या डिसीजन मेकिंग है, वो किस तरह से होती है, वो सब मैं इसके बारे में बता दूँगी, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड अंग है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 193 यहाँ पर भी सदस्य देश हैं, यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मामले आते हैं, तो इन्हीं सभी सदस्य देशों के आते हैं और एक तरह से इनके ऊपर वो जब लागू होते हैं, तो इनको मानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? क्योंकि सदस्य देश अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर वही संघ का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है? सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट। तो यहाँ पर जितना भी कंडक्ट होता है पूरे विश्व में जो भी बातें यूएन अपनी सौंपता है या कहता है तो उससे रिलेटेड जितना भी काम है ऑफिशियल वर्क है वो यहाँ पर ही सँभाला जाता है, ठीक है? तो ये एक ऐसा परमानेंट अंग है, वैसे तो ये सारे परमानेंट अंग हैं लेकिन ये हमेशा काम करता है यानी कि कार्यरत रहता है, ठीक है? उसके बाद इकोसोक यानी कि आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसके सदस्य देश है 54 और ये रोटेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही रहे या वही परमानेंट मेंबर्स रहे जैसे कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी मेंबर्स हैं। तो ये रोटेशन में चुने जाते हैं यानी कि चुनाव होते हैं इनके भी, ठीक है? उसके बाद है न्यास परिषद। न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो यहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है? आज मैं मेनली फैक्ट्स लेकर आई हूँ, मैं बार-बार मैं बता रही हूँ। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन-कौन सी बॉडी कहाँ पे काम करती है और इसका क्या मतलब है। उसके बाद विशेष एजेंसियाँ भी है यूएन की। तो जो हम पढ़ेंगे ना वही है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि और भी बहुत सारी कुछ भी नाम यूएन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं जिनका नाम लेकर यूपीएससी या पीसीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या ये यूएन की विशेष एजेंसियों में है या यूएन इसको किस तरह से यानी ये प्रमुख एक स्थायी निकाय है यूएन का, तो इस तरह के क्वेश्चंस देकर कन्फ्यूज़ करता है। तो आज आपको पता लगेगा कि यूएन से रिलेटेड कौन-सी एजेंसियाँ हैं, कौन-कौन से निकाय हैं, कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष एजेंसियों की। देखिए, विशेष एजेंसियाँ जैसे कि नाम से ही पता है कि विशेष है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैंने सिर्फ़ इनके थोड़े-थोड़े इस तरह से पार्ट लिखे जो आपको याद करने में ईज़ी रहे। देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो 1963 में लेकर आया था यूएन। इसमें पूरे जो विश्व में जितने भी गरीब देश हैं, ठीक है? वहाँ पर प्रॉब्लम थी फूड की। तो इसलिए ये प्रोग्राम के थ्रू जितने भी गरीब देश हैं, उनको फूड प्रोवाइड करना, ठीक है? गरीब देशों के लोगों को फूड प्रोवाइड करना ये इसका उद्देश्य था, ठीक है? फूड प्रोवाइड। ये तो है प्रोग्राम, ठीक है? इसका इससे एजेंसी नहीं है, ये प्रोग्राम है, ठीक है? अब ये किसके थ्रू काम करता है? एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ये एक तरह से किसानों के लिए है ये भी और ये कृषि विकास के लिए आईएफएडी इंटरनेशनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों रोम, इटली में हैं इन दोनों के हेडक्वार्टर्स और ये 1945 में निर्मित हुआ एफएओ और ये 1977 में। उसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वो है आईएमएफ एंड डब्ल्यूबी यानी कि आईएमएफ आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है? इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, ये दोनों बहनें कही जाती है, सिस्टर्स इंस्टीट्यूशंस हैं ये या सिस्टर्स एजेंसीज़ हैं यूएन की क्योंकि ये दोनों एक साथ बनी थी, ठीक है? तो आईएमएफ और डब्ल्यूबी जो आईएमएफ के सदस्य देश होंगे वो डब्ल्यूबी के भी होंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है? तो ये एक दोनों आपको एक साथ याद रहनी चाहिए क्योंकि इनके हेडक्वार्टर्स भी और इनका जो निर्मित वर्ष है, वो भी सेम है, वाशिंगटन 1945 में। फिर उसके बाद डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, 1948 में बना था और 7 अप्रैल आप याद रख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल 1948 को ही डब्ल्यूएचओ का निर्माण हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? आईएलओ देखिए, ये सबसे पुरानी संस्था है या पुरानी एजेंसी है। जो पुरानी एजेंसी है यूएन की सबसे वो है आईएलओ, ठीक है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? यानी ये श्रमिकों के लिए एक संघ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। ये 1919 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। देखिए अब आपने देखा ना जो फूड से रिलेटेड है देखिए क्योंकि याद करना भी बहुत आसान है। इटली जो है वो एक एग्रीकल्चरल देश है। बहुत एग्रीकल्चरल चीज़ें यहाँ पर होती है। आपने रेड वाइन का नाम तो सुना ही होगा, है ना? अंगूर या फ्रूट्स की जो खेती है ज़्यादातर यहाँ पर होती है। तो इटली जो है एक एग्रीकल्चरल स्टेट या नेशन है, इसीलिए यहाँ पर ही होंगे सारे के सारे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस, तो इसीलिए रोम इटली के अंदर ये दोनों हैं, ऐसे याद रख सकते हो। आईएमएफ और डब्ल्यूबी दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है? तो ये वाशिंगटन में है, ठीक है? भाई दोनों बहनें गई एक साथ कपड़े धोने के लिए, वाशिंगटन ऐसे याद रख सकते हो। फिर डब्ल्यूएचओ और आईएलओ देखो यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। आईएलओ, डब्ल्यूएचओ ये बीमार लोगों के लिए और ये श्रमिक लोग, ये बेचारे दोनों के दोनों एक-दूसरे से मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक साथ है तो जी रहे हैं किसी ना किसी तरह, तो जिनेवा ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद है निधि और कार्यक्रम, तो यानी कि पैसे और जो कार्यक्रम है उससे रिलेटेड, ठीक है?
तो विशेष मानवीय और विकास संबंधी चिंताओं पर ध्यान देने के लिए इन सब का निर्माण किया गया। जैसे कि वीपो, ठीक है? वीपो तो आपको पता ही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये भी जिनेवा में है। भई अपनी इंटेलेक्चुअल्स लोग जो है अपनी जीवनी के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए कहाँ जाएँगे? जिनेवा में। तो 1967 में बना था ये। यूएनडीपी आपको पता ही है, ये एचडीआई इंडेक्स जो है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी करता है यूएनडीपी, और इसका जो निर्माण हुआ था 1965 में हुआ था, ठीक है? उसके बाद है यूएनईपी, 1972 में नैरोबी में इसका गठन किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम, ठीक है? यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर है यूनिसेफ, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ये न्यूयॉर्क 1946 में, ठीक है? अब देखिए, बच्चे जो होते हैं, नए होते हैं, न्यू बोर्न होते हैं ना, तो न्यूयॉर्क याद रख सकते हो इससे, ठीक है? उसके बाद यूएन हैबिटेट, ठीक है? इसका सिर्फ नाम ही है और कुछ नहीं आता है इससे रिलेटेड, इसका कुछ और दिया भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद है यूनेस्को। अब देखिए, यूनेस्को पेरिस, ऐसा आता है ना यहाँ पे, यूनेस्को। यूनिसेफ में सी चिल्ड्रन आता है तो न्यूयॉर्क आ गया, यहाँ पे यूनेस्को में ऐसा आता है तो पेरिस, ठीक है? तो पेरिस में ये 1945 में बना था। तो ज़्यादातर संस्थाएँ जो है वो 1945, 46, 47, 48 में ही बन चुकी थी, यानी कि बिल्कुल इनिशियल ईयर्स में। उसके बाद भी बहुत सारे संबंधित संगठन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूएन के साथ मिलकर काम करते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, ठीक है? तो इसमें एक तो है आईएमओ, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है? ओपीसीडब्ल्यू, इसका इसका मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना। उसके बाद अन्य संस्थाएँ व निकाय जो कि मानव राहत कार्य के उद्देश्य के लिए बनाई गई है, यानी कि रेफ्यूजीज़ के लिए, शरणार्थियों के लिए, ठीक है? यानी कि मानवाधिकारों के लिए, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए राहत कार्य के काम कौन करते हैं? ये सारी एजेंसीज़ करती हैं, जैसे कि यूएनएचसीआर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, ठीक है? यानी शरणार्थियों के लिए। फिर यूएन एड्स, एड्स तो आपको पता है एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज़ सिंड्रोम, जो यूनाइटेड नेशंस उस बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई बीमारी है, पूरे विश्व भर में इसने परेशान कर रखा था, तो इसलिए उसको कम करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए ये संस्था बनी थी, ठीक है? यूएन महिला, ठीक है? यूएनआरडब्ल्यूए, यूएनसीटीएडी, अंकटाड, ठीक है? इनकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, नहीं पता है तो भी पता होनी चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ। तो यूएनआरडब्ल्यूए चलिए बता देते हैं हम, ये है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है? यानी कि रिलीफ का काम कर रहा है, वही राहत का हमने बात ही करी है, राहत के बारे में ये सारे। उसके बाद ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो मेन आता है यहाँ पर वो आते हैं महासचिव, ठीक है? तो प्रधान सचिव होते हैं यूएन के, उनका नाम है महासचिव, ठीक है? यानी कि सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है? तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सचिवालय के प्रमुख होते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। अभी जो फिलहाल जो प्रधान सचिव है यानी कि सेक्रेटरी जनरल है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ठीक है? जो कि दोबारा से चुने गए हैं। अगले यानी कि इनका 5 साल का पहले टेन्योर हो चुका है, अब दोबारा से 5 साल के लिए चुने गए हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगीज़ है, ठीक है? यानी कि पुर्तगाली है, ओके? तो गाइस ये थी क्लास यूएन के बारे में। तो जब नेक्स्ट क्लास हम जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की लेंगे तो यूएन की जितने भी अंग हैं उसके बारे में एक ही क्लास में सारा का सारा मैं करा दूंगी, जिससे कि आपको कहीं ना भटकना पड़े, सारे फैक्ट्स भी उसमें और सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये है क्या, जैसे कि अध्याय के बारे में कितने अध्याय हैं, किस अध्याय में क्या क्या है, उसके बारे में बिल्कुल टू द क्रक्स, ठीक है, टू द पॉइंट या टू द क्रक्स आपको बता दूंगी मैं, जो याद करने में आपको देखो एलाबोरेट करना बहुत ईजी होता है अगर आपको कीवर्ड पता है या की स्टेटमेंट पता है, ठीक है? तो आप इज़िली उसको एलाबोरेट कर दोगे। तो मैं क्योंकि आपके यहाँ पे सिर्फ़ नोट्स के टाइप से क्या कर रही हूँ, बिल्कुल आपको वही स्टेटमेंट्स दे रही हूँ जो आपको सिर्फ़ याद रखनी है, ध्यान रखनी है ना? जो फैक्ट्स हैं वो प्लस जो कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी हो जाते हैं लाइन्स याद रखनी, वो सब मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसको खोल कर तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है? तो सारे अध्याय और क्योंकि 19 ही अध्याय ज़्यादा नहीं है, तो किस अध्याय में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कब किसमें क्या है, वो मैं आपको करा दूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ जो इसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है? 111 आर्टिकल्स है ना, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो भी मैं करा दूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद जो यूएन है वो अ, इसकी जो 6 एजेंसी है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? 6 की 6 एजेंसीज़। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट
जो एजेंसीज हैं, सॉरी यहाँ पे अंग थे ये 6 अंग, जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज है जैसे कि यूएनडीपी, कौन-कौन से इंडेक्स, डब्ल्यूबी, ठीक है? इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक यानी कि आईबीआरडी का ही एक दूसरा नाम है, तो आईबीआरडी के भी बहुत सारे अंग हैं, कितने टाइप के बैंक सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इसके, या फाइनेंशियल ब्रांचेज़ है इसकी, ठीक है? वो सारी की सारी हम बता देंगे। तो यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको यूएन पूरी तरह से कवर्ड मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आज आपको बिल्कुल ऊपर-ऊपर का तो बता दिया कि यूएन बेसिकली काम कैसे करता है, क्या करता है। तो आपने जाना कि जो यूएन का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए है और इसीलिए इसकी सारी जो एजेंसीज़ हैं इसी काम को कंडक्ट करती है। उसके चाहे वो आईएमएफ की बात करें, चाहे वो डब्ल्यूएचओ की बात करें यानी कि हेल्थ की बात भी कर रहा है, मानवीय और विकास संबंधी यूनिसेफ भी काम कर रहा है यहाँ पे, यूनेस्को भी काम कर रहा है, आवास, हैबिटेट की भी बात हो रही है यहाँ पे, डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, आर्थिक व्यवस्था की भी बात हो रही है यहाँ पे, बीमारियों में जैसे कि एड्स की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, रेफ्यूजीज़ की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है। इसके अलावा रिलीफ एजेंसीज़ की बात भी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर भी बात मिलेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन भी काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि जितने भी स्फीयर्स हो सकते हैं, एक मानव के इर्द-गिर्द या एक देश के इर्द-गिर्द सभी स्फीयर्स पर यूएन काम कर रहा है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय-बाय। थैंक यू। टेक केयर।